हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, देखिए अगर आप साइंस में 20 में से 20, सोशल साइंस में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं। आप लोग भी पूछ रहे थे, देखिए आप पहले क्या कीजिए दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन की न्यू एडिशन 2024 की जो बुक आई है उसमें आपको लगभग दोस्तों पिछले साल के लगभग 15 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, साइंस में 20 में से 20, सोशल साइंस में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो यूनिक पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं सारा कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बताता हूं दोस्तों, लुसेंट पब्लिकेशन की जो है ना ऑब्जेक्टिव जीके की एक बुक आती है। अब उसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं तो आपको केवल वही पढ़ना है जो आपका सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए लुसेंट बुक से, बस दोस्तों। और आप चाहे तो क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी की बुक होगी, उसके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी कर ले, लिख लीजिए। आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए दोनों को मिलाकर। और ये चीजें जो मैं आपको बताता हूं ना, ये आपको कोई पेड कोर्स बेचने वाला चाहे कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, कोई नहीं बताएगा अपने फायदे के लिए, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूं दोस्तों, आज मैं आपका हेल्प कर रहा हूं, कल आपका फायदा हो जाएगा, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और आप लोग ऐसे भी मुझे काफी सपोर्ट करते हो गैस, आप मेरी वीडियो को देखते हो तो इतना मेरा भी फर्ज बनता है, ठीक है ना। और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सबसे पहले दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था, कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों 1950 के बाद भारत के ऐसे कई सारे स्टेट्स थे, भारत के कई सारे ऐसे स्टेट्स के क्षेत्र थे जहां पर दोस्तों कई सारे वजह से जो है ना आंदोलन चले थे और वहां पर जो है ना नए राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी। तो ऐसे में दोस्तों भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने जो है ना संसद में दोस्तों आप एक वक्तव्य कह सकते हो या एक प्रस्ताव कह सकते हो, ठीक ना, पेश किया था। देख लीजिए यहां पर आप पढ़िए, 22 दिसंबर 1953 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में यह वक्तव्य दिया कि भारत संघ, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, तो भारत संघ भी कह सकते हो, भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की निष्पक्ष और तटस्थ रूप से जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, ये सिफारिश की थी। उसके बाद यहां पर आप लोग देखिए, तत्पश्चात 29 दिसंबर 1953 को जस्टिस, ठीक ना, सैयद फजल अली, हृदय कुंजरू और कवलम माधव पनिकर, 3 सदस्यों वाले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था तो 29 दिसंबर 1953 बताना है, क्योंकि गैस बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है ना जहां पर आप सर्च करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था संसद में, यह भी पता होना चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब? 22 दिसंबर 1953 को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस सैयद फजल अली। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा दोस्तों 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि भाषा के आधार पर जो है ना गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? 50 सदस्यों का, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि स्थगन प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो स्थगन प्रस्ताव दोस्तों केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक ना। थर्ड क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है, या सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल जो है ना भारत में अब तक कुल कितनी बार लगा है? तो 0 बार, एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है ना। और वित्तीय आपातकाल जो है ना संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों एकल नागरिकता इसकी विशेषता नहीं है, ठीक ना। बाकी ये सभी जो है शक्तियों का विभाजन,
संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय संविधान की विशेषता है, जो कि भारत के संविधान की भी विशेषता है, क्योंकि आपको पता है भारत राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में से किस संशोधन, किस अमेंडमेंट के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे हम इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक ना। इसे ही दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक ना। अब इसके अंतर्गत जो है ना दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, रीट, इन सभी का वर्णन किया गया है। अब ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है ना, ये एक प्रकार की शक्ति है जो कि भारत की जनता और न्यायालय को प्रदान किया गया भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। अब इसके द्वारा क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करता है? अगर हमारे अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम दोस्तों इसके द्वारा जो है ना न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। अब ऐसे में दोस्तों ये मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में आपने ये सुना होगा दोस्तों कि उस व्यक्ति को जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर जो है न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया है, और उसे ये बताना होता है, उसे मतलब ये साबित करना होता है कि गिरफ्तारी वैधानिक तरीके से किया गया है या अवैधानिक तरीके से। अगर अवैधानिक तरीके से किया गया है, तो फिर उसे न्यायालय में जो जज होते हैं, जो भी वकील होते हैं, उसे छोड़ने का जो है आदेश देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो हमें शक्ति प्रदान किया गया हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान के द्वारा। ये किसके अंतर्गत आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे प्रत्यक्ष मतलब कि पेश करो, ठीक है ना, यही है। तो ये हमारे एक प्रकार से शक्ति है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया? कौन से आर्टिकल में किया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, विशेष परिस्थितियों में हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं ये स्थगित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं हमारे, ठीक है। तो आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान से। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत, ठीक ना। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अब तक कुल कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत में? तो कुल 3 बार लगा है, ठीक ना। प्रथम बार कब लगा था? तो ये दोस्तों 1962 में लगा था, और इससे क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड के। दूसरी बार कब लगा था? तो दूसरी बार दोस्तों 1971 में लगा था, ठीक ना। और तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो कुल 3 बार लगा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक ना, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल दोस्तों जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब दोस्तों जल ही रहेगा तभी तो पृथ्वी पर जीवन रहेगी, पृथ्वी बचेगी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि 22 मार्च को हर साल जल दिवस मनाया जाता है, और इसके 1 महीने बाद हर साल 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा से कथन सही है? इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। गलत है। भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है दोस्तों ये शक संवत पर आधारित है, ठीक ना, शक संवत पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग भारतीय नेशनल कैलेंडर को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गलत है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है ये दोस्तों शक संवत पर आधारित है, और भारत का जो नेशनल कैलेंडर है ये दोस्तों 22 मार्च, ठीक ना, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था,
ठीक ना। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक ना, दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोह कलिकाई जलप्रपात, ये जो वाटरफॉल है, झरना है, किस प्रदेश में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मेघालय में। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, वंदे मातरम योजना का संबंध जो है ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये खोला जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? सही आंसर होगा दोस्तों कावेरी की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। माना दर्रा जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। अब दोस्तों, दर्रा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम माउंटेन पास कहते हैं। ये दोस्तों पहाड़ों के बीच जो है ना, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिससे हम आर पार जा सकते हैं, मतलब पास हो सकते हैं उधर। ठीक है ना, तो इन सभी रास्तों को जो है दर्रा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों काली मिट्टी। ठीक ना, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में हम वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोक्रेक जैव मंडल नीचे मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? ये दोस्तों गारो पहाड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, पाक जल संधि स्थित है। और दूसरा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी? 1/3 भाग। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें, ठीक ना, कौन से सम्मेलन में 4 जुलाई 1976 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस सम्मेलन कह सकते हो इसमें। ठीक है ना। निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है ना, चारों तरफ से जमीन से घिरा, उसके चारों तरफ से कोई भी जो है ना तो कोई समुद्र हो, ना ही कोई जलाशय हो। ठीक ना, मतलब चारों तरफ से जो है स्थल से घिरा हो। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? दोस्तों, मनुष्य में शर्करा का पाचन मुख में प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? दाया आलिंद एवं दाया निलय में कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? दोस्तों, पोषण से ऊर्जा प्राप्त होता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य कौन से सेल के अंतर्गत आता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो आपको बताना है यूकैरियोटिक सेल। ठीक ना, मनुष्य में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? दोस्तों, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आरबीसी हमारे शरीर में जो है ना जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मधुमक्खी जब काट लेता है दोस्तों, तो निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस अम्ल का नाम है दोस्तों फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। दो नाम है इसका, मेथनोइक अम्ल और फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। और ये दोस्तों मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है, विरनी में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, लाल चींटी में, ये वाले अम्ल। ठीक ना, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सेलों से बनी बैटरी में आगे की कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक ना, ऑप्शन सी सही होगा। तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों निथारना। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? ये आता है दोस्तों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की श्रेणी में। ठीक है ना। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से सभी। ठीक है ना, ये सभी प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? दोस्तों मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब दोस्तों अपमार्जक का मतलब तो आपको पता है, साफ करने वाला होता है। तो आखिर मिट्टी के अपमार्जक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मृत हो जाते हैं दोस्तों। फिर कुछ समय बाद आपने देखे होंगे उसमें बैक्टीरिया लग जाता है और फिर उसके बाद कुछ समय बाद जो है वो नष्ट हो जाता है, वहां से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये जो जीवाणु होता है, ये दोस्तों उसे समाप्त कर देता है, साफ कर देता है। तो इस प्रकार जो है ये मिट्टी के अपमार्जक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? दोस्तों मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि मेगास्थनीज कौन थे? तो ये दोस्तों यूनान के राजदूत थे जो 299 ईसा पूर्व जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक क्या कौन सी लिखी थी? इंडिका लिखी थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है, कालीबंगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालाक्रमानुसार सजाइए। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। सो थैंक यू दोस्तों।